हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिहार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है दोस्तों ग्रंथपाल परीक्षा, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी। दोस्तों, इस वीडियो में हम दोस्तों इसके नोटिफिकेशन के आधार पर, इसके नियम पुस्तिका के आधार पर हम इस वीडियो में कवर करें दोस्तों कि इसकी प्रारंभ डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी जो फी है दोस्तों, फीस कितनी लग रही है दोस्तों इसके अंदर, और इसकी जो प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, और दोस्तों इसके अंदर पोस्टें कितनी है दोस्तों, इसका वेतनमान कितना है दोस्तों, इसकी सैलरी कितनी है दोस्तों, और दोस्तों ये इसकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट कब है दोस्तों, और दोस्तों सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। कितनी वैकेंसी कितने, जैसे कि जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ दोस्तों, और दोस्तों जैसे मैं और भी दिव्यांग जन दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी फीस लग रही है दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और आपको ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों कि क्या क्या चीजें इसके अंदर नोटिफिकेशन में दी गई, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी मायने रखती है दोस्तों। तो आपको वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मांगी गई है, क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई है, और क्या क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और दोस्तों इसका सारा चीजें हम सारी डिटेल्स से दोस्तों हम सारी कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और याद रखने की ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अगर वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बारे में पूरी नियम पुस्तिका नोटिफिकेशन के आधार पर हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दे रखा है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके अंदर एक वैकेंसी जो रेसिडेंसी एरिया इंदौर, ग्रंथपाल परीक्षा 2022। यानी ग्रंथपाल किसको बोलते हैं दोस्तों? ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन, जो हमें जो बुक्स वगैरह होती है, जो हमारे कॉलेजों में या किसी स्कूलों में जो कॉलेजेस से जो लेवल की जो एग्जाम जो होती है दोस्तों, उसके अंदर जो ग्रंथपाल होते हैं, जो बुक्स लाइब्रेरियन होते हैं, उसके लिए परीक्षा निकाली गई दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या वैकेंसी, क्या क्या कितनी वैकेंसी है, क्या क्या इसके लिए एजुकेशन मांगी गई है दोस्तों, आपको शैक्षणिक योग्यता कितनी मांगी गई है, इसके बारे में वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है कि क्या क्या इसके अंदर मांगा गया। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। मध्य प्रदेश शासन हेतु ग्रंथपाल के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है दोस्तों। विज्ञापन क्रमांक दे रखा है दोस्तों 52 2022 30/12/2022 के आधार पर निकाला गया। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों ये है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 19/5/2023 तक है, और 12 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक ये वैकेंसी अप्लाई दोस्तों रहेगी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, भी दे रखा है दोस्तों आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक निर्देश दे रखे हैं दोस्तों। क्या क्या निर्देश में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो जैसे महत्वपूर्ण निर्देश में क्या दे रखा है दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश में जैसे दे रखा है कि आवेदन भरने संबंधित आवश्यक निर्देश, उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन दिनांक दोस्तों 20/4/2023। कब से दोस्तों? 20/4/2023, यानी कि 20 अप्रैल 2023 को दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होकर दिनांक 19/5/2022 को दोपहर 12 बजे तक ये लिंक चालू रहेंगे दोस्तों। आपको इसके बीच में यानी कि 1 महीने का समय मिलेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ये लगभग 30-29 दिन की वैकेंसी दोस्तों, और एमपी ऑनलाइन के द्वारा भर सकते हैं। mpsc.site पे भरे पर जाकर आप ये फॉर्म पढ़ सकते। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएंगे दोस्तों। और ग्रंथपाल के पदों तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। अन्य किसी प्रकार से भेजे गए आवेदन जो दोस्तों वो आप निरस्त वो फॉर्म निरस्त हो जाएंगे, या फिर वो आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और ध्यान देने की कोशिश करिए। सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मांगी गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन, यानी सारी चीज इसके अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों। आयोग की गणना के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो आयोग की गणना दे रखी है। क्या है आयोग की गणना? यानी कि आयोग की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएंगी, संदर्भ में की जाएंगी। और दोस्तों आयोग की गणना है तो वही जन्म तिथि जो मान्य होंगी दोस्तों, वो अभ्यर्थी की 10वीं हाई स्कूल के अंक सूची में अंकित हो वही होंगी दोस्तों की। जो 10th लेवल की जो एग्जाम्स है दोस्तों, इसके अंदर पर जो हमारी जन्म तिथि होगी, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों, वही वो उसके अंदर मान्य होगी दोस्तों। और अदर जो कास्ट जो भी हमारा सर्टिफिकेट, चाहे वो 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, डिप्लोमा का हो, चाहे वो किसी बोर्ड या मंडल का हो, उसके आधार पर नहीं किया जाएगा दोस्तों। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची मूल्य कितना, हम पिता का नाम तथा जन्म तिथि ही उल्लेख करें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों। इसी शुल्क संबंधी निर्देश में क्या दे रखा है दोस्तों? उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा दोस्तों। उसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ही ये नगद स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा दोस्तों, नगद स्वीकार किए जाए, यानी कि आप एमपी ऑनलाइन आप चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एमपी ऑनलाइन के द्वारा ये फॉर्म भर रहा हूं, तो एमपी ऑनलाइन के द्वारा भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों। और ये कियोस्क के माध्यम से भी नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क के बारे में विवरण हेतु परिशिष्ट क्रमांक 2 देखेंगे दोस्तों, अवलोकन करेंगे दोस्तों। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच के लिए सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित हुआ है कि
नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक किसी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमें कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन द्वारा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की फीस के अतिरिक्त अधिक के या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त आवेदन योग्य स्वीकार नहीं होगी। यानी कहा गया है दोस्तों कि एमपीपीएससी जो आयोग द्वारा भर्ती जो प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन जो आवेदन पत्र में आयोग द्वारा जो सुनिश्चित की जो फीस है, जो पैसा जो उसमें बोला गया है, दिया गया है, अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त है। यानी कि आपने अगर गलती से अगर पैसा ज्यादा जमा कर दिया दोस्तों, तो उसमें अभ्यर्थी को डबल वो पैसा वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा दोस्तों। और अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों की सूक्ष्म से भली बात अवलोकन करने पश्चात ही निर्धारित फीस की भुगतान करे और कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश अधिक में भुगतान के रिफंड के लिए उपयोग आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों। वो आपको कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश यानी अधिक के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। यानी किसी प्रकार से अगर मान लीजिए कियोस्क के द्वारा ना किया है और अन्य माध्यम से आपने त्रुटिवश किसी से कर दिया है दोस्तों, तो वो आपका अगर पैसा ज्यादा लग गया कम लग गया तो रिफंड वापस नहीं किया जा सकेगा दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले दोस्तों। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है दोस्तों उसकी पूरी सावधानी पूर्वक जांच करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20/4 से दोस्तों, ये तारीख 20/4 से स्टार्ट होगी, 20/4 से स्टार्ट होंगे दोस्तों, और ये 21/5 से 5/2025 से ऑनलाइन ही किया 21/5 यानी कि मतलब ये 19 तारीख तक, कब तक, तो 19/5 यानी 19 मई 2023 तक दोस्तों ये वैकेंसी चालू रहेंगी दोस्तों। लेकिन ये 2 दिन और इसके अंदर 19 से 20-21 तक ये चालू रहेंगे दोस्तों। 21 मई 2023 के आधार पर ये हमारे इसके अंदर हम कर सकते हैं दोस्तों, इसे संशोधन कर सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर वो भी आगे दे रखा है दोस्तों कि सुधर जैसे कि ऑनलाइन आवेदन किया जा सके 12 बजे तक करेगा दोस्तों, दोपहर के 12 बजे तक दोस्तों। इस हेतु ये आप ध्यान रखिए दोस्तों कि इस रात के 12 बजे करनी है, दोपहर के 12 बजे का दे रखा है दोस्तों। ये मतलब ये वैकेंसी एमपीपीएससी दोस्तों हमारे को केवल दोपहर के 12 बजे लिंक बंद कर दे दोस्तों, आपको ध्यान है। इसकी वजह से लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि रात के 12 बजे का वेट करते हैं और फॉर्म भरने में वो रह जाते हैं दोस्तों, और फिर बाद में बोलते हैं कि बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम से सामना करना। लास्ट डेट की बात है दोस्तों ये, तो ध्यान रखना दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना दोस्तों, और आप एग्जाम आपको पूरा ही सही तरीके से ये वैकेंसी 12 बजे तक आपको ऑनलाइन कर देनी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते इससे त्रुटि सुधार हेतु सुधार प्रति सत्र 50 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क दे होगा दोस्तों। कितना रुपए दोस्तों? 50 रुपये आपको प्रति, अगर मान लीजिए कि अगर पॉइंट्स की भी गलती है और पॉइंट्स को सुधारना चाहते हैं आपको, तो शुल्क 50 रुपये देना पड़ेगा। फिर त्रुटि सुधार एमपी ऑनलाइन के अधिक कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए अभ्यर्थियों के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया, अभ्यर्थी का जो नाम है उसके अंदर आपको कोई सुधार नहीं किया जाएगा। वो केवल आपको केवल अन्य कोई चीजें, वो नाम के अलावा और कोई चीजें वही सुधार किया जा सकेगा दोस्तों। नाम को लिखने में बहुत ही अच्छी तरीके सावधानी पूर्वक नाम लिखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि नाम इसके बाद एक बार नाम जो लिख दिया उसके बाद दोस्तों नाम में सुधार नहीं किया जा सकेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ा अभ्यर्थी ध्यान रखिए परीक्षा के आवेदन में कोई त्रुटि, किसी प्रकार त्रुटि सुधार साक्षात्कार के स्तर तक नहीं किया। फिर उसके बाद आप चाहे बोले कितना भी परीक्षा एक बार आपने संशोधन कर दिया दोस्तों, उसके बाद आपने बोले साक्षात्कार जैसे प्रीलिम्स परीक्षा होगी उसके अंदर फिर वो चलेगा, मुख्य परीक्षा होगी उसमें वो चलेगा, और इंटरव्यू तक वो परीक्षा में वही चलेगा दोस्तों जितना आपने वो जो डिटेल्स है उस फॉर्म में डाली है। तो अच्छी तरीके ध्यान रखिए दोस्तों कि ये आपको फॉर्म भरते समय पूरी ध्यान रखना कि आप एक वैकेंसी को अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। यानी कि एक चीज को आप ध्यान रखकर ही ये फॉर्म फिलअप करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों भी दे रखा है हमारे को कि अभ्यर्थी ध्यान रखिए सारी चीजें कंप्लीट कर लेगा। यानी कि ध्यान रखिए परीक्षा आवेदन कोई त्रुटि सुधार साक्षात्कार नहीं किया जा सकेगा, अतः वह परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक ये फॉर्म भरे दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाले में कभी भी ये परेशानी ना आए दोस्तों, और आप अच्छी तरीके से इसको फॉर्म भरकर आपके साक्षात्कार तक अंत तक ये आप फॉर्म को सावधानी पूर्वक भर सके दोस्तों। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई भी त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर ले। आप अगर मान लीजिए किसी नाम के अलावा और कुछ सुधार करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वो सुधार यदि आप उस जो संशोधन तिथि तक है उसको संशोधन तिथि तक आप ये सुधार कर सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तीसरा है दोस्तों त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र उसे अनारक्षित किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि देखे परिशिष्ट 2 देखेंगे। उसके अंदर दे रखा है क्या क्या चीजें दे रखी है, इसके
इसके बारे में का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क अतिरिक्त देना कर। मान लीजिए कि किसी वैकेंसी के जो आरक्षित वर्ग के जो मान लीजिए SC ST या OBC जो दिव्यांग क्षेत्र के जो EWS उन्होंने गलती से अगर उसने अनारक्षित यानी कि जनरल में भर दिया फॉर्म, तो वो आपको क्या करना है, जैसे आरक्षित वर्ग के रूप में भरे आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित में वर्ग किया जाता है, तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि यानी कि उसे पैसा त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, यानी कि उसे पैसा डबल 250 रुपये SC ST OBC EWS या दिव्यांग लग रहे हैं तो उसको अगर आपने जनरल करना है तो उसको 250 रुपये और ऊपर देना होगा दोस्तों, यदि 500 फॉर्म भरेगा तो। किंतु अनारक्षित वर्ग भरेगा ऑनलाइन पत्र अतिरिक्त वर्ग अगर अतिरिक्त आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर अगर वापस नहीं, अगर गलती से कोई SC ST OBC या EWS के कैंडिडेट ने या स्टूडेंट या कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भर दिया दोस्तों, तो वो जो पैसा जो होता है, अगर मान लीजिए अनारक्षित में 500 रुपये लग रहा है तो इधर SC और जो SC ST OBC या EWS या दिव्यांग इनके 250 लग रहा है, तो उसने गलती से जनरल में डालकर 500 रुपये देते तो वो पैसा आपको वापस नहीं किया जा सकेगा दोस्तों। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। SC OBC जनरल इसको अच्छे तरीके आरक्षित अनारक्षित इसको ध्यान से प्रयोग बनने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चौथा है पॉइंट दोस्तों हमारा कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा भरी गई श्रेणी वर्ग आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर जो है दोस्तों लिंग महिला पुरुष दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक शासकीय से जन्म तिथि के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके दोस्तों। उसकी जन्म तिथि के आधार पर यानी कि अगर जो मान लीजिए कि कोई वैकेंसी ऐसा जो किसी के नंबर से बराबर आ रहे हैं दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है उसके अंदर जो जिसके ज़्यादा नंबर जो बड़ा हो, जैसे मान लिया कि किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, सभी दो मिला के 100 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, 100 नंबर के दोनों बराबर दोस्तों, लेकिन जो जन्म तिथि यानी जो बड़ा आदमी है उसको पहले वो वैकेंसी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि से किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी वर्ग जन्म तिथि परिवर्तन विशेष समस्या आवेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अभी तक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, यानी किसी प्रकार किसी मामले का फिर वो बाद में पत्र व्यवहार नहीं करेगा। और इसी मामले की सभी चीज़ें एक जैसी मतलब अपने को एक जैसी डालनी है जो कि हमारे वैकेंसी मार्कशीट में दे रखी है, वो चीज़ें जन्म तिथि नाम पर जो भी चीज़ें दे रखी है डिटेल्स वो सभी अच्छी तरीके से भरे ताकि आपको पता रहे दोस्तों, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई समस्या ना आए दोस्तों। इसलिए ऐसे सभी आवेदन सामान्य किए जाते हैं दोस्तों जो कि गलत होंगे। वो अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के राज्यों के संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है, गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी सारी चीज़ एक जैसी हमारी होनी चाहिए, मार्कशीट में भी वही होनी चाहिए दोस्तों, हमारा जो और ऑनलाइन फॉर्म भरे उसमें भी वही चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ दो फिर दे रखा है दोस्तों प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञप्ति पद शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो शैक्षणिक एजुकेशन वो भी और अनुभव यानी एक्सपीरियंस वांछनीय अर्हता जो हमारी जो जरूरत की अर्हता है वो भी विज्ञप्ति रिक्तियों के आधार पर जो आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वो विभाग के द्वारा मांग पत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती। यानी कि आयोग जो मध्य लोक जिसने फॉर्म वैकेंसी जो फॉर्म भरा गया दोस्तों, ये फॉर्म वो केवल वैकेंसी जो MPPSC जो आयोग दोस्तों वो किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है दोस्तों, वो केवल एक जो प्रकाशित किया जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है। वो जितनी वैकेंसी थी, जिस आधार पर वैकेंसी थी, जितनी वैकेंसी उसने वही वैकेंसी निकाली है, जितनी ज़रूरत थी उसी के आधार पर वैकेंसी निकाली है, जितनी फीस लगनी चाहिए थी उतनी फीस उसने प्रोवाइड मतलब दे रखी है, और वही उसी के एजुकेशन या जितनी मांग के आधार पर उसने सारी चीज़ उसने आयोग के द्वारा निकाली गई है दोस्तों, वो प्रकाशित किया गया है जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है। अतः अभ्यर्थी को निर्देश किया जाता है कि उक्त समय आयोग की प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी ये कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने ये वैकेंसी निकाली, इतनी वैकेंसी क्यों निकाली, इतनी वैकेंसी कम क्यों निकाली, ज़्यादा क्यों निकाली, इसकी शैक्षणिक योग्यता इतनी क्यों है, इसका क्या है, ये सारा वो आयोग स्वीकार नहीं करेगा। तो समय में शिकायत करता हुआ अभ्यर्थी उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं जहाँ से वैकेंसी जिसके द्वारा वैकेंसी दी गई है। MPPSC इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे मान लिया परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र। अब दोस्तों इसे परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के बारे में पढ़े दोस्तों, तो इसमें दे रखा है कि परीक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आगे बढ़ दो दे रखा है हमारा कि परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र, इसके बारे में पढ़ते दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों में पढ़ना दोस्तों, तो ये परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम जो है दोस्तों, इसके प्रवेश पत्र दोनों परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम में परीक्षा तिथि की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट MPPSC MP.Government पर प्रकाशित की जाएंगी दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो वैकेंसी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट इससे आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय ये आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र आवंटन है तो शहर की
शहर की अग्र मान्यताएं उपलब्धता के आधार पर ही आवंटित की जाती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, जो आयोग द्वारा भर्ती जो विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय जो जब हमारे वैकेंसी जब परीक्षा हम देने जाएंगे दोस्तों, परीक्षा जो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जब करवाई जाएगी तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्य शहर जितने सेंटर होंगे उसी के आधार पर वो सेंटर अलाउ करेगा और प्रोवाइड करेगा और उपलब्धता के आधार पर ही आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता परीक्षा पर शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं। कोई गलती से मान लीजिए किसी ने एक बार परीक्षा केंद्र 2-3 चुन लिए, उसके बाद अगर वो दूसरा परीक्षा केंद्र चुनना चाहता है नहीं मुझे तो ये पास वाला चाहिए, दूसरा चाहिए, तो एक बार अपने फॉर्म में जो डाल दिया वो सेंटर ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों। वो तीनों में से किसी एक सेंटर को ही आपको प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तीसरा है दोस्तों, आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आने जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु रिप्लेसमेंट का वर्गीकरण प्रावधान जिसके नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही संपादित की जाती है दोस्तों। अतः समझ किसी माध्यम से प्राप्त अभ्यर्थी स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जो हमारे जो SC ST OBC जो एक DWS है दोस्तों, दिव्यांग जन दोस्तों, जो भी जो भूतपूर्व श्रेणी महिला के लिए जो आरक्षण यात्रा में है दोस्तों, वो अच्छी तरीके से वो पैसा दिया जाएगा, वो रिप्लेसमेंट के माध्यम का वर्गीकरण प्रावधान है जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही संपादित की जाती है। अतः वो किसी माध्यम से प्राप्त अभ्यर्थी को स्वीकार नहीं करेगा कि वो पैसा आपको डायरेक्ट दे दे, वो तो डायरेक्ट आपको पैसा ऑनलाइन बैंक के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते परीक्षा नियम निर्देश आदि। परीक्षा नियम किस तरीके से चलेगा दोस्तों, परीक्षा का नियम दोस्तों जी दे रखा है, निर्देश आदि पढ़ेंगे दोस्तों। चयन जो है दोस्तों किस प्रकार करेगा, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को आप स्टॉप करके देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रखी है। तीसरा पॉइंट ये आप एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों और आप फिर वो बड़ा हो जाने के बाद आप फिर वो देखने पाएंगे दोस्तों। तो आप देख लीजिए सारी चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। अन्य निर्देश भी दे रखा है दोस्तों, आपको अन्य निर्देश भी पढ़ लेना दोस्तों, क्या है इसके बारे में अच्छे से कवर करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी बनती है दोस्तों। तो आप देख लीजिए अन्य निर्देश के बारे में क्या क्या दे रखा है, अन्य निर्देश में क्या क्या, आप स्टॉप करके देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई दोस्तों और ये क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते दे रखा है दोस्तों कि अन्य निर्देश के बारे में पढ़ने के बाद आपको अन्य निर्देश अच्छी तरीके से और पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई, ये अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए आपको, ताकि आपको पता है दोस्तों, ये अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक बार समझ आ जाएगा दोस्तों। विज्ञापन का रोजगार और निर्माण, ये भी आप दोस्तों कभी विज्ञापन का जो प्रकाशन है दोस्तों, वो रोजगार और निर्माण में जो एक पत्र आता है दोस्तों, जो भारत की सरकार द्वारा निकाला जाता है, समाचार पत्रों के आगामी अंकों में किया जाएगा दोस्तों। जो प्रकाश रोजगार जो विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो रोजगार निर्माण के द्वारा भी ये नोटिफिकेशन दिया जाता है दोस्तों। और जैसे आप दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर वैकेंसी के बारे में, दोस्तों वैकेंसी कितनी निकाली गई है दोस्तों, वैकेंसी कितनी है दोस्तों, लाइब्रेरी में पद में वैकेंसी कितनी है, भारत के द्वारा जो वैकेंसी जो हमारे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो भर्ती निकाली गई है, इसके अंदर वैकेंसी कौन से चाहे वो अनरिजर्व हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बिलो कास्ट का हो, इकोनॉमिकल सर्विस का हो दोस्तों, ये सारी चीज़ वीडियो में कवर करें दोस्तों। जैसे भारत के नागरिक हो तो भारत के जो लोग हैं दोस्तों, भारत के संविधान के तहत मान्य अग्रश्रेणी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ग्रंथपाल जो लाइब्रेरियन पद के नियमानुसार पद हुए तो आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे दे रखा है दोस्तों कि ये जैसे दे रखा है दोस्तों अंदर कि कौन कौन से पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। तो आमंत्रित किए जाते हैं तो पहला है दोस्तों विषय में जैसे दे रखा है रिक्त पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, कितने रिक्त पद है, रिक्तियों में से किसी माध्यम के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी तो आरक्षित पदों की संख्या कितनी होगी, रिक्तियों मध्य प्रदेश के मूल निवासी और दिव्यांग के लिए कितनी है, और अभ्यर्थी यानी कि पदों से यानी कि पहले रिक्त पदों की संख्या होगी, फिर महिलाओं के लिए परीक्षा की संख्या कितनी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों। तो रिक्तियों में कैसे और जो दिव्यांग के लिए क्या क्या वैकेंसी कितने हैं। तो ग्रंथपाल जो लाइब्रेरियन दोस्तों उसके लिए अनरिजर्व के लिए 57 पोस्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, SC के लिए 24 पोस्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ST के लिए 57 पोस्ट, ST में सबसे ज्यादा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। OBC में अंडर बिलो जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 57, शेड्यूल कास्ट के 24 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 57 दोस्तों, अदर बिलो कास्ट के लिए दोस्तों कितनी है, अदर बिलो कास्ट के लिए दोस्तों ये 56 दोस्तों, इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस के लिए 21 है दोस्तों आपको ध्यान रखना, और कुल मिलाकर 255 पोस्टेज है दोस्तों इसके ध्यान रखना। और इसमें दोस्तों अनरिजर्व के लिए 19 पोस्ट महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 8 पोस्ट है दोस्तों महिलाओं के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 32 पोस्ट, अदर बिलो कास्ट के लिए 18 वैकेंसी दोस्तों आपको ध्यान रख बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों, बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर जैसे दे रखा है और भी दे रखा है दोस्तों, जैसे कि EWS इकोनॉमिकल व्हीकल जो सर्विस उसके लिए कितनी वैकेंसी दोस्तों, ये जैसे कि इसके अंदर 7 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी दोस्तों, तो ये 7 वैकेंसी इसके अंदर भी दे रखी है, किसके लिए, इकोनॉमिकल व्हीकल जो सर्विस है दोस्तों, इसके अंदर 7 महिलाओं के लिए पोस्ट ध्यान रखिएगा, 57 पोस्ट ये अनरिजर्व, 24 शेड्यूल कास्ट, ये ST 57
और 56 पोस्ट इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना। और इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस के लिए ये कितनी पोस्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसके लिए 21 पोस्ट दोस्तों, कुल मिला के 255, ओबीसी के लिए 56 है, इकोनॉमिकल 21 के लिए और 255 ये वैकेंसी, कुल मिला के 255 वैकेंसी दोस्तों। और इसमें आप महिलाओं के लिए देख लीजिए। और जो दिव्यांगजन है दोस्तों, दिव्यांगजन के लिए कितनी वैकेंसी दोस्तों ये ध्यान रखें। तो इसके अंदर दिव्यांगजन के लिए तो जो वैकेंसी दे रखी है दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जैसे कि लोअर डिसेबिलिटी के लिए 4 है दोस्तों, और जो ईवीएच के लिए 0 दोस्तों, हायरिंग के लिए 57 है दोस्तों, और माइंड डायलिसिस के लिए 0, यानी कि कुल मिला के जो 4 वैकेंसी इसके लिए। और हायरिंग यानी कि जिसको दिखता नहीं है दोस्तों, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए 4 वैकेंसी है दोस्तों, और जिसको सुन नहीं पाता उसके लिए 7 वैकेंसी। इस तरीके से ये वैकेंसियाँ दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो सारी चीज़ें अब बात हो गई दोस्तों, है ना। जैसे कि इसमें सारी और भी जैसे कि ये देख लीजिएगा क्या क्या इसका फुल फॉर्म्स दे रखे हैं, ये अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। लोअर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की चीज़ें ये दोस्तों, ये आप ध्यान रखने की चीज़ें कि क्या क्या इतने वैकेंसी, कौन कौन सी वैकेंसी किस किस में किस कैटेगरी में दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कि पद का विवरण। दोस्तों पद का विवरण की बात करें दोस्तों, तो पद का विवरण यानी कि पद का विवरण में आप दोस्तों इसमें आप पढ़ने की चीज़ें सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको दूसरा है पद का विवरण दोस्तों, विभाग का नाम दे रखा है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने निकाली है। श्रेणी है दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वितीय श्रेणी यानी कि वर्ग 2 की एग्जाम दोस्तों, ये कितने की वर्ग 2 की एग्जाम दोस्तों। ये पद की स्थिति दोस्तों स्थायी है दोस्तों, बहुत ही एक मतलब ये ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों, ये परमानेंटली एग्जाम है दोस्तों। वेतनमान इसका तो युक्ति एंट्री पर 57,700, अकादमिक स्तर पर 10 यानी कि इसको 57,700 से ये उसका वेतनमान दिया जाएगा दोस्तों। कर्तव्य इसका शैक्षणिक कार्य है दोस्तों, शैक्षणिक पद का नाम दोस्तों ग्रंथपाल है दोस्तों। और अनिवार्य जो अर्हता है दोस्तों, अब बात करते हैं अर्हता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों कि इसकी अर्हता क्या क्या मांगी गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर दे रखा है अर्हता अनिवार्य कम से कम 55%, कितने दोस्तों 55%, अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, यानी कि जहां प्रतिशत के आधार पर 55 की बात करें दोस्तों, जैसे कि और अगर मान लिया बात करें दोस्तों कि इसके अंदर जो इसका अगर ग्रेडिंग के बारे में बात करें, ग्रेडिंग यानी कि जो ग्रेडिंग के आधार पर अगर वो बात करें दोस्तों, तो ग्रेडिंग में कितना होना चाहिए, तो ग्रेडिंग के साथ यानी कि पॉइंट स्केल जहाँ जाता है वहाँ समतुल्य ग्रेड होना चाहिए, के साथ पुस्तकालय में, किसमें, लाइब्रेरी विज्ञान में और शिक्षा विज्ञान में अथवा प्रलेखन विज्ञान में, ये तीनों विज्ञान, पुस्तकालय या सूचना विज्ञान या प्रलेखन विज्ञान में नेशनल उपाधि तथा समतुल्य पेशेवर उपाधि में, पुस्तकालय में कंप्यूटर का हो यानी कि इन तीनों में कुछ भी होना चाहिए, और इन तीनों में कुछ भी होना चाहिए, जो भी हो इसमें तीनों में होना चाहिए। और या फिर विज्ञान में निष्णात उपाधि, फिर अथवा या समतुल्य पेशेवर में, या फिर समतुल्य पेशेवर जो उसके आधार पर उसके रिलेटेड कोई भी एक ऐसी उपाधि हो जिसके आधार पर यह फॉर्म भरा सकते। फिर दूसरा है पुस्तकालय में कंप्यूटर होना चाहिए कि ज्ञान के साथ सतत रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कंप्यूटर पुस्तकालय में कंप्यूटर ग्रेड को डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को ये जो दोस्तों CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ये दोनों दोस्तों ये दोस्तों ये एक विभाग है दोस्तों, ये इसके आधार पर ये CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष सम्मान परीक्षा या था LLT ACT उत्तीर्ण करनी होगी, अथवा जिन्हें विद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD उपाधि प्रदान करने का पुण्य मानने को, यानी कि आप MPhil में कर रखिए तो PhD कर रखिए दोस्तों उस पुस्तकालय में, तो भी आप उसको फॉर्म न्यूनतम मान्यता प्रक्रिया में आप फॉर्म भर सकते हैं। वो भी 2009 के अधिनियम के तहत, तो 2000 या फिर 2016 की समय पर इनके किए गए संशोधन जैसा कि मामला हो वो के अनुसार PhD की उपाधि प्रदान की गई, यानी कि आपने अगर पुस्तकालय में PhD हो तो वो भी कर सकते हैं। अर्थात दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व PhD की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की ऐसी उपाधि प्राप्त कराने के लिए संस्थाओं को मौजूदा अध्यादेश उपविधियों और विनियमों के उपबंध द्वारा अधिशासित होंगे तथा ऐसे PhD अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यादेश शर्तों पूरा करने के अध्यादेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थाओं में सहायक आचार्य तथा समकक्ष पदों पर भर्ती हो तो नियुक्ति के लिए NET SLT SE की अपेक्षा हो दोस्तों, ये से छूट प्रदान होगी। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, और की अपेक्षा छूट प्रदान होगी। तो अभ्यर्थी को PhD की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई, यानी कि वो रेगुलर ही होना चाहिए, वो प्राइवेट यानी कि प्राइवेट ये फॉर्म नहीं भराएंगे, ये प्राइवेट अगर की रखे तो वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, वो रेगुलर ही होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। और PhD सूट कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन, 2 बाह्य यानी बाहर परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो दोस्तों। दूसरा है कि PhD के लिए अभ्यर्थी की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, ये भी होना चाहिए दोस्तों। फिर गह दे रखा है दोस्तों कि PhD के अभ्यर्थी की खुली मौखिक PhD के लिए अभ्यर्थी की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, अभ्यर्थी ने अपनी PhD के 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया गया हो,
जिनमें से कम एक रिपोर्ट जनरल प्रकाशित हो। अभ्यर्थी को विश्व अनुदान आयोग, CSIR अथवा किसी प्रकार की एजेंसी आयोजित वित्त पोषण सहायता सम्मेलन विचार संगोष्ठियों में अपने विचार कम से कम 2 पत्रों पर। दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों के पास चीज़ें होती हैं, तो वही इसलिए फॉर्म भर सकेंगे दोस्तों। तो ये आप सारी चीज़ें अगर हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों, नहीं तो वरना फिर आप इस फॉर्म को नहीं कवर कर पाएंगे दोस्तों। वैसे तो बहुत ही वैकेंसीज होती है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें मांगे गई, अगर हो तो आप ये इसके लिए बहुत ही एलिजिबल, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर ये 4 चीज़ें पहले से रखी हुई और आपने कर रखी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ करने के लिए दोस्तों बहुत ही एक मेहनत लगती है दोस्तों, और बहुत ही कुछ करना पड़ता तब जाके एक हम कहते हैं दोस्तों कि कोई प्रमाण पत्र मायने नहीं रखता दोस्तों। ये डिग्रियों में कुछ नहीं रखा, लेकिन एक डिग्री को पाने के लिए उससे पहले जो संघर्ष किया जाता है वो मायने रखता है कि उसने उस डिग्री को पाने के लिए कितना संघर्ष किया। डिग्री बताती है कि हमने कितना संघर्ष किया है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों क्या क्या इसके अंदर वैकेंसी मांगी गई दोस्तों ये, और कितनी क्या क्या इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई दोस्तों, और क्या क्या इसके अंदर जो एजुकेशन मांगी गई, सारी चीज इसमें अपन ने कवर। तो नोट क्या दे रखा है, इस शर्तों पूरा करने समझ विद्यालय के कुल सचिव अध्यक्ष शैक्षणिक द्वारा किया जाएगा दोस्तों। और ये जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है क्या अपडेट किया जाएगा। इससे निचले कार्यों में NET SLT परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा। इसके लिए VUR CSIT VRLCT ये जैसे परीक्षा के आयोजन नहीं की, ये सब ये इसमें दे रखा है दोस्तों कि इन शर्तों पूरा करने से संबंधित विश्वविद्यालय के इन शर्तों पूरा करने से संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक कार्य तो अभिप्राय किया जाएगा। और ये सब यानी कि सारी चीज़ें जो है वो विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा और या संकाय अध्यक्ष के द्वारा ये भी प्रमाणित किया जाएगा। और ऐसे निर्धारित कार्यों को NET LCT ये परीक्षा उत्तीर्ण करना तो अब नहीं होगा। ऐसे जो कार्यक्रमों के लिए दोस्तों वो ये चीज़ें सारी चीज़ें नहीं मायने रखेगी, और जिसके लिए ये सारी चीज़ें LT अथवा ऐसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। इनके लिए जो परीक्षा आयोजित अगर जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ दोस्तों और दे रखा है आयु की गणना 21 वर्ष की आयु पूर्ण की जाएंगी दोस्तों। 21 वर्ष की आयु किंतु 40 वर्ष से आयु पूर्ण नहीं को, यानी 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ये जो आयु की सीमा है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण निकल वही फॉर्म भर दो। 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं को उसके बीच यानी 21 से 40 वर्ष की फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा कहीं फॉर्म नहीं भर। आयु संगणना 1/1/2021 तक के की जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा ये दे रखा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, एक बार आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है ना। एक बार अच्छे तरीके से इसको ध्यान से आप एक बार अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, ताकि आपको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता रहे दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। सारी एक बार स्टॉप करके आप देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों फिर दे रखा है हमारे को जैसे कि और चयन प्रक्रिया किस तरीके से की जाएंगी, ये चयन प्रक्रिया आप पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना, सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से कवर कर लिए, ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई हैं दोस्तों, है ना। पढ़ लीजिए ताकि आपको भी पता रहे दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है और ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चीज़ें चाहिए दोस्तों। ये देख लीजिए एक बार स्क्रॉल कर। अब दोस्तों कुछ चीज़ें दे रखी है जैसे कि परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा केंद्रों की जानकारी परीक्षा योजना परीक्षा विधि केंद्रों की ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, सेंटर कितने हैं और परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केंद्रों की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट MPPSC और पर प्रकाशित की जाएंगी दोस्तों। तो ये देख लीजिए आप। और दूसरा 8वां पॉइंट हमारा बनेगा दोस्तों कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि तथा केंद्र क्या है। तो कोड दे रखा है 01 भोपाल, 02 इंदौर, 03 ग्वालियर, 04 जबलपुर, 05 रागर, 06 उज्जैन, 07 शहडोल, 08 चंबल, 09 रीवा और 010 नर्मदापुर। यानी कुल मिला के 10 सेंटर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 10 सेंटर है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और ये सारे सेंटर दोस्तों आपको इस एग्जाम पर एग्जाम प्रोवाइड करवा दी जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से कवर करिएगा सारे कितने इसके सेंटर दे रखे हैं, वो सारे सेंटर देख लीजिए, सारे सेंटर कितने हैं ये सारे सेंटर आपको इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार। आवेदन प्रक्रिया सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको पता रहे दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांग रखी दोस्तों वो, ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों। आगे बढ़ते दे रखा दोस्तों हमारे को जो जैसे दे रखा दोस्तों, और अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर और भी वैकेंसी के बारे में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो इसके अंदर और जैसे कि दे रखा है दोस्तों कि और इसके अंदर दे रखा है दोस्तों कि जो सेंटर है दोस्तों, सेंटर कवर कर लीजिएगा दोस्तों। सेंटर के बाद आप एक बार और अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए क्या क्या चीज़ें पढ़ दे रखी है। एक बार आप पढ़ेंगे खुद तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरीके से आप, ताकि आपको भी पता चले। आयु की गणना के आधार पर आयु में छूट के ये भी चीज़ें आप पढ़ लीजिए एक बार, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। अच्छी तरीके से आपको कवर करना है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और भी चीज़ें दे रखी है, पढ़िए आप इनको, ताकि स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको साइज से पढ़ने से यानी कि आपको अपने नॉलेज हो जाएगा दोस्तों, और आपको भी पता चल जाएगा दोस्तों क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे दोस्तों आपको, ताकि आपको भी पूरा ध्यान रहता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है, सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन फॉर्म भर रहे, इतना बड़ा फॉर्म भर, इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो सारे नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों। ये और पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से इसको, ताकि आपको पढ़ने के बाद आपको जैसे कि ये जैसे उपरोक्त व्यवस्था अनुपालन की सारी चीज़ें, जैसे उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन, उपरोक्त व्यवस्था अनुपालन प्रदेश शासन की मावजूद संबंधित विषय को अनुपालन करने वाले अद्वितीय विधानों के नियमानुसार वरीयता तथा अधिकतम आवश्यक, यानी कि दोस्तों ये जो सेक्शन 151 अधिकारी ये 4 अंक दिए जाएंगे, 150 से, यानी कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं उसके अंदर फॉर्म भरा तो 160 ये अंक दिए हैं, 125 से 50 तक कार्य किया हो तब कार्य किया दोस्तों। तो ये यानी कि ये दोस्तों हमारा ये अति शिक्षक जो अंक दिए जाते हैं वो दिया जाता है दोस्तों। ये सारी चीज़ देख लीजिए एक बार। वही अंक लाभ प्राप्त करने पर मूल निवासी विद्वानों द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी, यानी अगर आपने मध्य प्रदेश से अलग से फॉर्म, अगर अतिथि फॉर्म भरना होगा आपने, अगर ये सारी चीज़ आपने पहले शैक्षणिक कार्य में 151 अधिक कार्य दिवस कार्य किया दोस्तों, तो उसके लिए भी ये अंक सारे उसको भी दिए जाएंगे जो फॉर्म अगर अदर स्टेट से वो भर रहा है दोस्तों। आयु सीमा जो एक शिक्षण सत्र में अनुभव 4 अंक प्राप्त होने पर, एक शिक्षण सत्र में अनुभव 4 अंक प्राप्त होने पर 1 वर्ष में उसे 1 वर्ष आयु सीमा में उसे बढ़ा दिया, यानी 40 वर्ष से तो 41 वर्ष कर दिया जाएगा दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ये भी पढ़ लीजिए आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल सके क्या क्या चीज़ें दे रखी है, एक बार अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। अब दोस्तों ये आता है अनुभव प्रमाण पत्र। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों, तो एक्सपीरियंस पर इसमें सारी चीज़ इसमें आप डिटेल डालकर जो डिटेल है उसके अंदर और फॉर्म जो फिलअप कर देंगे उसके अंदर सारी डिटेल, इस फॉर्म को आप निकाल कर इसको भी साथ में फॉर्म भरना पड़ेगा, ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ आप एक्सपीरियंस सारी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा दोस्तों ये। तो ये सारी चीज़ आपको भरना पड़ेगा, इसके बाद फॉर्म को आप फिलअप करना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी चीज़ देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, अनुभव दे सारी चीज़ें एक बार ध्यान रख लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पढ़ लीजिए एक बार। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों अब ये दोस्तों एक बार स्क्रॉल करें, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए क्या क्या स्टॉप करके फटाफट, ताकि आपको पता रहे दोस्तों। सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए फटाफट स्टॉप करके, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए जो भी दे रखी है इसके अंदर एक बार इस नोटिफिकेशन के आधार पर। वैसे मैं दोस्तों वीडियो को भी बंद कर देता हूँ, लेकिन आपको पूरा नोटिफिकेशन देख लेना है ताकि आपको भी पता है दोस्तों क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है और क्या क्या, क्योंकि थोड़ी देर की वजह से हमें पूरा वीडियो को ये नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है और धीरे धीरे आपको पूरा ही अच्छे तरीके से ये नोटिफिकेशन पढ़ के आपको ये समझना है दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है दोस्तों। नोटिफिकेशन पढ़ने से यही फायदा दोस्तों, एक एक चीज़ के बारे में पता चला, यही नहीं बस अपन ने प्रारंभ देख ली और लास्ट डेट देख ली, बस एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता देख ली, पोस्ट देख ली और बस आयु सीमा गणना देख ली और वेतन देख लिया, सैलरी देख ली और बस ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे फॉर्म भरने में मायने रखती है, जो कि गलत जानकारी की वजह से पूरा फॉर्म हमारा गलत हो जाता है। इसलिए पूरी चीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बहुत सारी फोटोज़ के बारे में होती है दोस्तों, डेट के बारे में होती है, क्या क्या चीज़, ये सारी चीज़ें वैसे ये ज़्यादा मायने तो नहीं रखती नीचे वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको अगर वीडियो चल रहा है दोस्तों तो आपको देख लेना बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट ये देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और ख़त्म करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें। ये क्या है, घोषणा प्रमाण पत्र के आधार पर ये क्या है, ये भी है दोस्तों देख लीजिए। आगे बढ़ दोस्तों, ये कंप्लीट करिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते दोस्तों, फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद आप देख लीजिए क्या क्या है ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट करिएगा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए सारी चीज़ें। ये देख लीजिए सारी चीज़ें क्या क्या दे रखी है। परिशिष्ट 4 ये भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, परिशिष्ट 4 में दे रखा था ये क्या क्या इसके अंदर मायने रखता है, ये सब देख लीजिए एक बार ताकि आपको भी पता है दोस्तों। एक बार स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो दोस्तों, अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए सारी चीज़ें और ताकि आपको पूरा पता चल सके क्या क्या इसके अंदर मांगा गया, क्या क्या ओमेन शीट में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या चीज़ें आएगी, ये सब वैकेंसी आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ताकि दोस्तों आपको, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों और ये बहुत ही एक मायने रखती है दोस्तों इन चीज़ों को, तो आप अच्छी तरीके से कवर कर लिया ताकि आपको पता चल जाए दोस्तों क्या क्या चीज़ें मांगी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चीज़ें दे रखी है दोस्तों, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो आप ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों इसको। तो दोस्तों अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। वीडियो को आप अंत तक बहुत अच्छे तरीके से देखकर आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई दोस्तों।
तो दोस्तों ये कंप्लीट करिएगा। साइज देख लीजिए, अब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों क्या क्या चीज़ अंदर दे रखी है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भी नहीं नीचे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी थी दोस्तों, आपने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया दोस्तों, और अच्छे तरीके से पूरा ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई थी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई थी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से इसकी प्रारंभ तिथि क्या थी दोस्तों, इसकी लास्ट डेट क्या थी दोस्तों, इसके जो इसकी जो जैसे कि शुरुआत डेट क्या है दोस्तों, 19/4/2023 से स्टार्ट होगी दोस्तों, और ये 20/5/2023 ये 20/4 से स्टार्ट होगी दोस्तों, 20 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी दोस्तों, और ये 19 मई 2023 से स्टार्ट तक ये लास्ट हो जाएंगे दोस्तों, 12 बजे तक ये अंतिम तिथि हो जाएंगी इसको दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर जैसे कि दे रखा है दोस्तों कि जिसकी संशोधन तिथि वो 19 तक तो होगी, लेकिन 21 तक ये इसकी 21 मई 2023 तक इसकी संशोधन तिथि रहेंगी। इसके जो 50 रुपये अलग से देना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी एग्जाम डेट, उसके सेंटर से उसके वेतन कितने हैं दोस्तों, उसका वेतन, उसके सैलरी, उसके वैकेंसी कितनी, उसके वेतन कितना दोस्तों, और ये सारी चीज़ें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई दोस्तों, आयु गणना यानी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमें SC OBC ST और जनरल OBC SC AWS SC ST और जो दिव्यांग जन है उसके लिए कितनी वैकेंसी है, उसके लिए क्या क्या आयु गणना में छूट दे रही है, कितने अंक होने से ये कितने अंक हमें मिलेंगे, तो कितना हमें क्या क्या छूट मिलेंगे उसके अंदर। तो सारी चीज़ें हमें कार्य दिवस के आधार पर, तो ये सारी चीज़ वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों। और दोस्तों इसमें सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से कवर कंप्लीट की है दोस्तों, जिससे कि आपको अपने जो फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों, उसमें आपको सब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सावधानीपूर्वक इसको फिलअप करिएगा, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट हो सके और दोस्तों, और ये आप फॉर्म को अच्छी तरीके से आप फिलअप कर सके अपने शैक्षणिक आधार योग्यता के आधार पर, और दोस्तों अच्छी तरीके से हम फॉर्म फिलअप करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हमने पढ़ी दोस्तों। तो दोस्तों आप अंत वीडियो को अंत देखा ही होगा दोस्तों, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने आपको वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।